नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। यह क्लास हमारे लिए बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मैंने प्रकाश का ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूं और यहाँ आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन में वक्रता केंद्र, क्योंकि मैंने पहले वाला लेक्चर में करवाया है प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन मतलब किसे कहते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण, दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और दोनों का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने करवाया है। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की वक्रता केंद्र है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण मान लीजिए है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का बीच का बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को सामान्यतः सी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, कोई गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण को अगर हम बीच से काटते हैं तो इसका यह बीच का बिंदु ही क्या कहलाता है, बीच का बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर इस क्लास में आप अगर रेगुलर हैं, अगर क्लास को कर रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, धैर्यतापूर्वक बैठना होगा, कॉपी कलम लेके बनिए, नोट्स को बनाते चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, सी से। देखिए, क्योंकि यह जब आप आंकिक प्रश्न बनाइएगा, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो यह जितने भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ मतलब जितने भी टाइप का यह चित्र दिखाया जा रहा है, यह क्वेश्चन मतलब यह टाइप आपको कहाँ वहाँ समझ में आएगा। तो अगर आप वक्रता केंद्र जैसे सी, तो अगर वहाँ वक्रता केंद्र कहेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ डायरेक्ट हम सी सूचित कर देंगे, वक्रता केंद्र लिखने नहीं जाएंगे, वहाँ सी कर देंगे। अगर सी कर दिए तो समझ जाते हैं कि वक्रता केंद्र ही है। ठीक है, तो ध्रुव होता है, ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है, पोल होता है, ध्रुव का क्या होता है, पोल होता है। तो गोलीय दर्पण का मध्य का बिंदु, यह गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु ही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को पोल कहते हैं, पोल को पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, पी से। तो गोलीय दर्पण के बीच के बिंदु ही क्या कहलाता है, बीच का बिंदु क्या कहलाया, बीच का बिंदु क्या कहलाया, ध्रुव। अगर इस क्लास में आप शांतिपूर्वक बैठे हैं तो क्लास सुनने से ही याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़िए, लेकिन ये क्लास को धैर्यतापूर्वक शांतिपूर्वक सुनिए, यह क्लास आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है। तो वक्रता केंद्र है कि गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ध्रुव जो पोल है, पोल क्या कहलाता है कि गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। चलिए, वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, आपने ध्रुव और वक्रता केंद्र पढ़ लिए हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या है कि गोलीय दर्पण के, देखिए यह गोलीय दर्पण हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, बीच की क्या दूरी ही क्या कहलाती है, दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। केवल आपको अगर चित्र समझ में आ गया, अगर आपको यह फोटो समझ में आ गया तो आपको जरूरत नहीं है परिभाषा पूरा याद करने की, केवल चित्र देखिए। हाँ, वक्रता केंद्र है और यह क्या है, ध्रुव है, दोनों के बीच की जो दूरी आएंगे, जो डिस्टेंस आएगा वह क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। आर को हम किससे सूचित करते हैं, आर किसका सूचक है, वक्रता त्रिज्या का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, देखिए तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होती है। देखिए यह हमारा क्या हो गया,
कोई गोलीय दर्पण हो गया, यह हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ तो वक्रता केंद्र हो गया। आप पढ़ लिए हैं, यह दोनों के बीच की जो दूरी होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसको आर से। तो आपने पढ़ा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव। तो देखिए वक्रता त्रिज्या और देखिए कहता है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा ये क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती, यह सरल रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा सीधी जो रेखा खींची जाती है वह क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोकस या मुख्य फोकस क्या है। फोकस या मुख्य फोकस क्या है, देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर एवं निकट आपतित किरण प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु को हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र से समझिएगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर, यह मान लीजिए कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा क्या हो गया, बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। इसको मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर, इसके पैरेलल हम चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको बदल देते हैं, पेंसिल बदल देते हैं। देखिए प्रधान अक्ष के समांतर गए। अब देखिए कहता है आपतित किरण, यह आने वाली किरण है, प्रकाश के प्रवर्तन, आपतित किरण परिवर्तन के बाद जिस, मतलब प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है, वह क्या कहलाता है, या काटती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस या फोकस। फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है, बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। तो फोकस आपको याद हो गया होगा, क्योंकि चित्र अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिए यह प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया ना, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई सरल रेखा आती है आपतित किरण और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष से मिलती है या काटती है वह बिंदु ही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। दूसरा है मेरा कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। इसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है। अब देखिए यह हमारा दर्पण हो गया, यह हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यह मेरा वक्रता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। आप पढ़ लिए हैं, फोकस दूरी होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वही फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी हमसे कोई पूछेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या इस चित्र से आपको नहीं समझ में आया कि फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी है क्या, आप एक लाइन में याद कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, तो फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी ही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। तो फोकस दूरी में कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। अगर क्लास आपको बेहतर समझ में आ रहा हो, अगर होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे दिल का धड़कन है, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यह हमारा फोकस दूरी है, थोड़ा सा कलम का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती, सॉरी, आधी होती है, ठीक है।
अगर फोकस दूरी दे दिया जाए, अगर आपको फोकस दूरी अगर 20 दे दिया जाए और यह r पूछ दिया जाए तो कितना होगा, यह इधर भागा में फिर जाके गुना में हो सकता है तो 40 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ इसको बेहतर ढंग से देखिए। और दूसरा होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, अर्थात दोगुना। r बराबर 2f, मतलब 2 से गुना है फोकस दूरी में, मतलब 2 गुना होता है। फोकस दूरी कितना होता है, 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध दिखलाना हो तो हम ऐसे दिखला सकते हैं, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट यहाँ पूछ देता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको ऐसे दे देगा। अब कहेगा कि इनमें से चूज करना होगा, तो यह अगर 2 ऑप्शन आपको अगर दिखता है तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, सब खेल प्रकाश में सब खेल न्यूमेरिकल का दर्पण सूत्र का ही है। अगर आपको दर्पण सूत्र अगर समझ में आ जाता है तो आप न्यूमेरिकल पूरा क्लास न्यूमेरिकल आप जितना भी बनाइएगा केवल इतना से बन जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो। जैसे देख लीजिए दर्पण सूत्र का होता है क्या है, तो दर्पण सूत्र है कि 1/f 1 बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, ठीक है। देखिए अब हमसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टाइप समझिएगा कि अगर मान लीजिए 1/f, इसका अगर f का मान जहाँ मतलब f का मान के चलिए 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और v का मान के चलिए 30 सेंटीमीटर लेते हैं, और u का मान निकालना होगा। अगर पूछ देता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको यही टाइप पूछेगा हमेशा के लिए। तो या तो यह दे देगा तो यह पूछेगा, नहीं तो यह देगा तो यह पूछेगा, नहीं तो यह दोनों दे देगा तो यह पूछ सकता है। तो आपको टाइप समझना होगा, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यू बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात आएगा क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसलिए आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। देखिए यहाँ a v बटा यू माइनस b बटा यू, यह सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, देखिए इसमें भी लोचा है, बहुतों को यह समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस क्लास को अगर कर लेते हैं तो जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि देखिए चिन्ह परिपाटी क्वेश्चन, इससे आपको कोई मतलब फोकस दूरी क्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में, यह चिन्ह परिपाटी करने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यह कहता है कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, दाहिने तरफ मतलब इस साइड में धनात्मक होती हैं, और बाईं की तरफ इस साइड में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, जबकि नीचे की दूरियां मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन चित्र से समझते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी अगर पूछता है तो आप चित्र के साथ इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, चलिए कलर ठीक है। यह हमारा दर्पण हो गया, यह हमारा बीच का बिंदु, गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु क्या कहलाता है, बताइए, पी को हम ध्रुव कहते हैं,
ठीक है। गोलीय दर्पण का जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? सी, वो करता केंद्र कहलाता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। अब देखिए कहता है यहाँ ध्रुव, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से। अब देखिए ध्रुव की ऊपर की गई मापी गई दूरियां, ध्रुव की ऊपर की अर्थात प्रधान अक्ष के ऊपर की मापी गई दूरियां ध्रुव से क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ध्रुव से नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाईं की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ध्रुव से दाहिने तरफ मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी का यह जो आपका चित्र है आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए। तो कहता है कि दर्पण में मुख्य अक्ष समानांतर सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। और ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां, इधर मतलब दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और बाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर। ठीक है, धन्यवाद।